हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बायोलॉजी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हिंदी में समझाते हैं। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 5 की, जो कि है जीवन की मौलिक इकाई। इस वाले चैप्टर के हम अध्याय के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न आते हैं उनका हल हम यहाँ देखने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ से आप पूरे चैप्टर के सॉल्यूशंस को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम जंतु कोशिका देखते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल अनुपस्थित होती है, और यदि हम पादप कोशिका में देखते हैं तो पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। थोड़ा एडिशन कर लेते हैं इस पॉइंट में। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज नामक पदार्थ की, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, बनी हुई होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, और यदि प्लांट सेल की बात करें तो इसमें कई प्रकार के लवक पाए जाते हैं। उनमें से एक है क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के लवक, जिनको कि हम हरित लवक कहते हैं। इसके अलावा कलर्ड लवक भी होते हैं, यानी हरे रंग को छोड़ के, जिनको कि वर्डी लवक बोलते हैं, इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे आपने गुलाब की पंखड़ी का कलर देखा जो रेड कलर की है, आम का कलर देखते हो पके हुए जो येलो कलर का है, ये वर्डी लवक की वजह से ही होता है। इसके अलावा प्लांट्स में अवर्डी लवक भी पाए जाते हैं, जो कि रंगहीन होते हैं। जहाँ जहाँ पर फूड स्टोर किया जाता है वहाँ पर अवर्णी लवक ही पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप अरबी देखते हैं, आलू देखते हैं, तो इन सब के अंदर आपको अवर्णी लवक ही पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, एनिमल सेल में धानियां अनुपस्थित होती हैं, जबकि यदि हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसकी कोशिका में एक बड़ी यानी बीच में पाई जाने वाली एक कोशिका धानी पाई जाती है, जिसमें उसके सारे कंटेंट्स, जो लिक्विड कंटेंट्स होते हैं कोशिका के, वो इकट्ठे रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास एक सेंट्रोसोम नामक संरचना पाई जाती है। यदि प्लांट सेल की बात करें तो उसमें यह अनुपस्थित होती है। पॉइंट नंबर 5, इनमें गाल्जिकाएं पूर्ण विकसित होते हैं यानी एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में ये कम विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं। ये भी डिफरेंस का क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है, और यदि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये आकार में प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी होती है। यदि हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, केंद्रीय क्षेत्र किस तरीके का है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो ये अस्पष्ट है, और जो केंद्रीय झिल्ली होती है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें सुस्पष्ट केंद्रीय क्षेत्र मिलेगा, जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। अगला डिफरेंस, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, और यदि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्राय एक से अधिक क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। डिफरेंस नंबर 4, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जिका आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड नंबर, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। प्लाज्मा झिल्ली जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है। यह कोशिका में आने तथा जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। यदि किसी कारण से प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो जीव द्रव्य तथा इसके विभिन्न पदार्थ कोशिका से बाहर निकल आएंगे और अंत में कोशिका मर जाएगी। तो एक तरीके से ये बाउंड्री का कार्य करती है, और बाउंड्री खत्म होते ही उसके अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं वो निकल के कोशिका से बाहर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर देख लेते हैं इसका। गाल्जी उपकरण का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का संग्रह, श्रावण, पैकेजिंग करना, कोशिका विभाजन करना, कोशिका भित्ति निर्माण करना, शुक्राणुओं के अग्रपिंड का निर्माण करना, ये सारे कार्य जो है वो गाल्जी उपकरण के द्वारा किए जाते हैं। यदि गाल्जी उपकरण न होगा तब कोशिका में उपरोक्त सभी कार्य बाधित हो जाएंगे और कोशिका में वृद्धि,
विकास एवं विभाजन की क्रियाएं रुक जाएंगी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के लिए आवश्यक सभी एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में चरणबद्ध रूप से भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा वाले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिनको कि शॉर्ट में एटीपी कहते हैं, अणुओं के निर्माण में किया जाता है। और एटीपी को कोशिका का ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं, तो इसका आंसर एटीपी है। और कभी कभी एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म भी अलग से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका आंसर देखते हैं हम। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड्स तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, उसमें होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है सपाट या अकणिकामय अंतर्द्रव्यी जालिका। इस अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह सपाट एवं चिकनी होती है, इस पर राइबोसोम स्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका झिल्ली को बनाने वाले वसा या लिपिड्स का संश्लेषण करती है। और जो दूसरी प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उसको हम बोलते हैं कणिकामय अंतर्द्रव्यी जालिका। इस प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम कण पाए जाते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर राइबोसोम कण आपको देखने को मिलेंगे, जबकि ऊपर वाली में राइबोसोम कण नहीं पाए जाते, जिसके कारण इस अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह खुरदरी प्रतीत होती है। यह कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन्स के निर्माण में भाग लेती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जहाँ पर राइबोसोम पाए जाएंगे, जैसे नीचे वाले में, वहाँ पर प्रोटीन्स का निर्माण होगा, और जहाँ पर राइबोसोम नहीं होंगे वहाँ पर लिपिड्स का संश्लेषण होगा। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। अमीबा एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। ये विशेष प्रकार की प्रोसेस है, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस क्रिया में अमीबा की सतह पर उंगली सदृश अस्थायी प्रवर्ध उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम कूटपाद या सूडोपोडिया कहते हैं। कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब ये सब प्रवर्ध आपस में संगलित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, और भोजन एक रिक्तिका, जिसे हम खाद्य रिक्तिका, इंग्लिश में फूड वोक्यूल कहते हैं, में आ जाता है। खाद्य रिक्तिका में ही लाइसोसोम की सहायता से पाचन की क्रिया संपन्न होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण अमीबा के जीव द्रव्य द्वारा कर लिया जाता है, तथा अपचित भोजन एक्सोसाइटोसिस, ये एक दूसरा प्रोसेस है। एक्सो का मतलब होता है किसी चीज को आउट करना, और एंडो का मतलब होता है इन करना। तो पहले वाले प्रोसेस में फूड को इन किया जाता है, और दूसरे वाले यानी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में बगैर पचे हुआ भोजन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। राइट हैंड साइड में जो डायग्राम दिया है, चलिए हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर फूड पार्टिकल दिखाया है। तो ये जो फूड पार्टिकल है, इसके चारों ओर कूटपाद या सूडोपोडिया यहाँ देख रहे हैं दूसरे वाले डायग्राम में। यहाँ दूसरे वाले डायग्राम में देखिएगा सूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है, जिसको हिंदी में कूटपाद कहते हैं। कूटपाद आपस में बाद में संगलित हो जाते हैं, तीसरे वाले डायग्राम में देखिएगा, और फिर अंत में जाकर के एक खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल बन जाती है। बाद में लाइसोसोम अपने द्वारा इसमें जूस का सीक्रेशन करते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परासरण क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं हम। परासरण को इंग्लिश में ओस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के बीच होने वाली एक विशेष विसरण क्रिया है। इस क्रिया में विलायक अणु पारगम्य झिल्ली, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली, के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते रहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर स्थित विलयनों में विलायक के अणुओं की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो परासरण प्रोसेस है, इसमें एक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। यदि आप पारगम्य झिल्ली को हटा देंगे तो वही प्रोसेस कहलाएगा
विसरण। तो परासरण की क्रिया में विलायक के अणु महत्वपूर्ण हैं। इसमें विलायक के अणु ही एक विलयन से दूसरे विलयन में ट्रांसफर होते हैं। जिस विलयन में विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, यानी जो विलयन तनु होगा, उस वाले विलयन से विलायक के अणु उस वाले विलयन में जाने की कोशिश करेंगे जो सांद्र होगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक दोनों साइड में विलायक के अणुओं की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको काफी अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है पोटैटो पर। छिले हुए आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो, यानी आप पोटैटो लेके और उसका अंदर का मटेरियल निकाल दीजिए, उसको खोखला कर लीजिए जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से 1 कप को उबले आलू में बनाना है, यानी आप 1 कप जो आलू का लेंगे वो उबले हुए आलू का बनाना पड़ेगा आपको। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो, यानी एक बर्तन होगा जिसमें जल होगा। अब क्या होगा कि नंबर फर्स्ट, कप ए को खाली रखो, जो कप ए है उसको हमें खाली रखना है। कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो, जो दूसरा कप है उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी। कप सी में 1 चम्मच नमक डाला और कप डी उबले आलू से जो बनाया गया था उसमें 1 चम्मच चीनी डाली। तो आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया, इसका वर्णन करो। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी देखिए। यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो है वो कप के अंदर आ जाता है। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में आलू के कप बनाए थे और उनको जल में रखा था 2 घंटे के लिए, और बी वाले कप में हमने चीनी डाली थी और सी वाले में हमने नमक डाला था कप के अंदर, जो आलू का कप बना हुआ है। तो 2 घंटे बाद क्या होता है कि बी और सी जो कप हैं उनके अंदर जल एकत्रित हो गया। तो क्यों हो गया वो हमको बताना है। अगला जो ए है पोटैटो, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमको ये बताना है कि कप ए जो है वो किस लिए हमें महत्वपूर्ण है। ए तथा डी के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन कीजिए। तो हम बारी बारी से, ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों के हम आंसर देख लेते हैं। कप बी तथा सी के खाली भाग में जल जो है वो बाह्य परासरण, जिसको कि इंग्लिश में एक्सोस्मोसिस कहते हैं, उसके कारण आ जाता है। और आलू बी तथा सी के कपनुमा भाग में सांद्र विलयन होता है, जिसके कारण आलू की कोशिकाओं की सांद्रता तुलनात्मक रूप से इस विलयन से कम होती है। सांद्रता में अंतर होने के कारण इस स्थिति में जल जो है वो आलू की कोशिकाओं से निकलकर कप नुमा भाग में एकत्रित होने लगता है। आइए इसको सिंपल फॉर्म में समझते हैं। बाह्य परासरण में क्या होता है कि जहाँ पर विलायक के अणुओं की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अधिक होती है, उस जगह से ये वहां के लिए गति करते हैं जहाँ पर इनकी सांद्रता कम है। अब हम बात करते हैं आलू बी और सी की। तो उसके जो कप नुमा भाग है उसमें नमक या चीनी का घोल पड़ा हुआ है, यानी वहाँ अंदर जो सांद्रता है वो बहुत ज्यादा है और आलू की कोशिकाओं में सांद्रता कम है। तो जहाँ सांद्रता कम होती है वहाँ पर विलायक के अणु ज्यादा होते हैं। तो वहां से विलायक के अणु यानी कोशिकाओं से आलू की कहाँ पहुंच जाएंगे, आलू बी और सी के कपनुमा भाग में, जिसमें पहले से ही सांद्र विलयन लिया हुआ है। इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। आलू ए जो है यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रयोग हम एक ढांचे के रूप में कर रहे हैं। सेक्शन 3 का आंसर देखते हैं। आलू ए के कपनुमा भाग में जल इसलिए एकत्रित नहीं होता है क्योंकि आलू ए के खाली भाग में शर्करा घोल है ही नहीं, और परासरण क्रिया होने के लिए कोशिका झिल्ली के दोनों ओर 2 भिन्न सांद्रता वाले विलयनों की स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिलती है। आलू डी के कपनुमा भाग में भी जल एकत्रित नहीं हो पाता है क्योंकि उबालने से आलू डी की कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन विकृत हो जाती है और ऐसी स्थिति में परासरण की क्रिया नहीं हो सकती है। क्योंकि परासरण की क्रिया होने के लिए जो पहली कंडीशन है वो है 2 विलयनों के मध्य में जीवित कोशिका कला का उपस्थित होना। तो जब आप आलू को उबाल देंगे, जैसा कि हमने यहाँ आलू डी के साथ में किया, तो ऐसी कंडीशन में कोशिकाएं मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और कोशिकाएं जब खत्म हो जाती हैं तो उस समय उनकी प्रोटीन विकृत हो जाएगी उबालने की वजह से। तो जो कोशिका कला की प्रॉपर्टी है, गुण है, वो यहाँ पर नष्ट हो जाएगा और इसी कारण आलू डी के कपनुमा भाग में जल नहीं पहुँचता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। साथ ही साथ मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक भी दिया है जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा,
साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं जो नई नई वीडियो डालता हूँ वो आपको टाइमली अवेलेबल रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।